बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाओं का लाभ देने की बात कही थी, उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हेलीकॉप्टर से एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। अमृतलाल मीणा भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव NTPC और बिहपुर बीरपुर पथ का निरीक्षण किए। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वो अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से विक्रमशिला पुल निर्माणाधीन कार्य को भी देखे। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। स्थल पर क्या जरूरत है, कैसे कार्य होगा, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अप्रोच पथ पर भी कार्य किया जाएगा। भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 215 एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है, उसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उस साइट को देखने के लिए और स्थल पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी साइट को देखा है और अध्ययन किया है। यहाँ का जो अप्रोच रोड का इशू है उसको भी हम लोगों ने देखा है। और भविष्य में चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तरह तरह की आवश्यकताएं होगी, सबको देख करके आगे की योजना बनाई जा रही है। कब तक सर ये भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने की? भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 205 एकड़ जमीन के अर्जन, 215 एकड़ जमीन के अर्जन की कलेक्टर साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत, वो अभी चल रहा है। जैसे ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में अग्रेतर कार्रवाई की सर, न्यू दिल्ली प्लानिंग आर्किटेक्चर स्कूल को जो DPR तैयार करने के लिए दिया गया था, क्या कुछ प्रोसेस है DPR को लेकर? देखो, वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलली चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग और उसका अलाइनमेंट को देखने के लिए बस रेलवे के अधिकारियों के साथ साइट पर और क्या राज्य सरकार से सहयोग चाहिए उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़ सके। उन्होंने यह बताया कि रेलवे द्वारा गंगा नदी पर जो पुल बना है उसका अलाइनमेंट शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों से मिलकर जो भी जरूरत की चीज होगी राज्य सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी और कार्य धरातल पर होगा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कहा कि जितना भी काम होना है लगभग हो चुका है। 5 किलोमीटर पाइप जमीन के अंदर बिछानी है, वो काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा जल्द प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल को लेकर निरीक्षण किया और कहा कि 2027 तक यह कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसका 35% काम पूरा हो गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। भागलपुर वाटर सप्लाई स्कीम के कैंपस में हम लोग अभी है, तो यहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो प्राय कंप्लीट है। अब इन्हें अंडरग्राउंड पाइपलाइन बनानी है करीब 5 किलोमीटर की, वो काम बचा हुआ है। एजेंसी बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। आशा है कि अगले 3-1 महीने में इस काम को पूरा कर लेंगे। हम लोगों ने विक्रमशिला सेतु के समानांतर जो नया 4 लेन पुल बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया है, जो मई 2027 तक बनने की टाइम फ्रेम है। अभी काम अच्छे से चल रहा है, 35% प्रगति हो गई है। राज्य सरकार की ओर से जो भी सहयोग चाहिए MORTH को वो सारा उपलब्ध कराया जा रहा है। काम तेजी से चल रहा है। वहीं मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस भागलपुर में कई बिंदुओं पर वार्ता की और कई दिशा निर्देश भी दिए। भागलपुर के समीक्षा भवन में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की है। तमाम विभागों की समीक्षा की है और ये समीक्षा बैठक थी और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में जो भागलपुर आए थे उसको लेकर जिन कामों की उन्होंने उस समय घोषणा की थी, जिसका शिलान्यास किया था, उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करने के लिए आए थे और विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और हर चीज़ को उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ देखा है। साथ उन्होंने कहा कि विक्रमशिला के पास जो 4 लेन बन रहा है पुल, उसका भी निरीक्षण किया है, जो मई 2027 तक पूरा हो जाना है। उसके अलावा जो रेल सड़क पुल बन रहा है कटरिया के मार्ग पे, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया है। उसको लेकर के भूमि की जहां दिक्कत आ रही है उसके लिए बातचीत की है और यहां के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ
तमाम चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की थी प्रगति यात्रा के क्रम में, उनकी समीक्षा करने के लिए आज वो यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। उनके साथ पटना से कई विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, जहाँ भागलपुर में यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर मलकिशोर चौधरी ने उनका स्वागत किया और तमाम जो काम के अपडेट्स हैं उनकी जानकारी मुख्य सचिव महोदय को दी। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस सब की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसीएस पथ निर्माण विभाग, एसीएस रेवेन्यू और सेक्रेटरी SC/ST वेलफेयर एंड पंचायती राज, इनके साथ में आकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन का भूअर्जन हो रहा है उस काम को देखा है, वो काम तेज़ी से चल रहा है। उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है, अभी 35% काम हो गया, काम तेज़ी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है, सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं। तो सुना आपने अभी कि अमृतलाल मीणा ने क्या कुछ कहा, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिन चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की है उन तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा और कहा है कि उन्होंने सबका रिव्यू किया है और जो एक एक योजना है जो पाइपलाइन में है, जिसकी बात मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में की है, उन तमाम योजनाओं को, उन तमाम वादों को धरातल पर उतारने के लिए वो आज यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव से दो लड़की वर्षा कुमारी और सोनम भारती 12 मार्च से लापता है। वर्षा विजय ठाकुर की बेटी की शादी 7 मार्च को हुई थी और वो ससुराल से लौटकर 12 तारीख को दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए निकली थी। वहीं राम पुकार की बेटी सोनम भारती कंप्यूटर क्लास के बहाने घर से निकली थी। दोनों के परिजनों ने परबत्ता थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। विजय ठाकुर का आरोप है कि सोनम, जो लड़कों की तरह कपड़े पहनती और व्यवहार करती है, उनकी बेटी को ले गई है। वहीं वर्षा के घर से एक कप मिला है जिसमें दोनों की तस्वीर और लव यू मेरी जान लिखा था। सोनम के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी और बुलेट चलाती थी। सोनम की भाभी के अनुसार वर्षा की शादी में सोनम 3 दिन तक उसके घर रही और शादी के बाद परेशान थी। 11 मार्च को वर्षा ने सोनम को 1500 रुपए ऑनलाइन किए थे। वहीं पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पुलिस इसे समलैंगिकता का मामला मान रही है और दोनों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है। पुलिस का कहना है कि लड़कियों के मिलने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। परिजन अपनी बेटियों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। 7 तारीख को मेरे बच्ची का शादी हुआ है। हाँ। और 12 तारीख को वो भागी है। किसके साथ भागी? भागी है सोनम के साथ। काहे भागी, क्या कारण था? क्या कारण था हम लोग ये नहीं जानते थे। हाँ। वो कह के गया चलो बर्थडे में जाना है, बस वो यहाँ से फिरा रहे हैं। क्या सोनम जो है कैसा ड्रेस व्रेस पहनती थी? लड़का वाला। लड़का वाला। हाँ। आपकी बेटी? मेरा बेटी कुर्ती पैजामा। पैजामा। तो वो लड़का समझती थी अपने आप को क्या? जो हाँ। अब क्या समझते, मन में समझता है, उसका तो गार्जियन न बताएगा। हाँ, लेकिन लड़का का ड्रेस पहनती थी। हाँ। तो क्या लगता है दोनों? पहनता था। हाँ। गिफ्ट क्या दिया था? गिफ्ट क्या दी है? कप दिया था। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें दोनों फोटो है। हाँ। दोनों का। हाँ। हम लोग तो मूर्ख हैं, वो पढ़ नहीं पाए। हाँ। नहीं तब तो उसी टाइम बैंड लगा देते। हाँ। क्या लगता है दोनों प्रेम हो गया, भाग गई है? ये हम कैसे बोलेंगे उस दोनों में प्रेम हो गया है? FIR किए हैं। क्या किए हैं FIR में? FIR में यही बात दिए हैं। क्या? वो बोल रहे हैं क्या? दोनों लड़की भागी है। हाँ। हमारे बच्ची को लेके भागी है सोनम ने। हाँ। यही FIR थाना में दिए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई? SB कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और एक दिन मेरा लड़का गया तो उसको और मारने के लिए उठा पुलिस। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे, मेरा बच्ची आ जाए बस। और लड़की जो गई लेके के उसका चाल चलन कैसा था? लड़का वाला था क्या सब? हाँ, लड़के वाला था। लड़के वाला था। चलना फिरना सगर। हाँ। आपकी जो बेटी जो है उसका कैसे क्या रहन सहन था? उसका बच्चे से जो है ना लड़का वाला ड्रेस बना था।
उसी में वो उसको उसी ढंग से रखते थे। क्या कपड़ा पहनती थी, क्या पहनती जीन्स भी पहनती थी और जब पढ़ने के लिए भागलपुर जाती थी तो पजामा कुर्ता पहनती थी, ड्रेस पहन के जाती थी। हाँ। बाकी जीन्स पैंट यही सब था। गाड़ी चलाने का भी शौक था? हाँ, गाड़ी चलाने का भी शौक था। हाँ, कौन क्या गाड़ी? किए थे उसके लिए? गाड़ी था, भाई उसका खरीदा था, वो भी सीखता था चलाने वालाने की, बुलेट गाड़ी। बुलेट भी चलाते थे। अब क्या हल्का कुछ- फुल्का। अब क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ? अब तो वही दोनों जो है चली गई है। कहाँ गई है? ये तो हमको पता नहीं है वो कहाँ। कप भी दी है जिसमें दोनों का फोटो है, ये हमको मालूम नहीं है। लव यू लिखा हुआ है। अब जो भी लिखा है ये हमको पता नहीं था कि इसको कब दिया है। क्या लगता है आपकी बेटी को इससे प्रेम हो गया था क्या? हो सकता है, हो भी सकता है। प्रेम दोनों सखी था, इसलिए वो दोनों बार बार जब कह रहा है मिल रहा है सब, तो हो सकता है दोनों सखी था। क्या क्या वो शौक था लगता है- उसको? लड़का का क्या क्या शौक था आपकी बेटी को? लड़का का शौक वही खाली इसी के साथ था, और लड़का का खाली जींस पैंट पहनने किसी का लड़का था। उड़का से कभी बात नहीं, किसी से नहीं, लड़की से खाली? खाली लड़की से, वो भी इन्हीं से, बरसे से वर्षा से बात? बस। और कब से लापता है, क्या कुछ किया आप लोगों ने? 12 तारीख से वो 12:30 बजे से लापता है। हाँ। और उसके बाद यही लोग जाके हमको बोले कैसे ऐसे बात है, विजय बाबू बोला कैसे ऐसे बात है, पुकार दोनों लापता है। तो उस समय हम लोग बोले कि खोज खोज शाम तक में लौट के चल आएगा। शाम तक में जब लौट के नहीं आया तो 12, 10, 11 बजे रात में मेरा बेटा जो है थाना को फोन किया। क्या है आपका बेटा? वो आर्मी में है। अच्छा। तो फोन किया कैसे ऐसे बात, बोला एक तो एप्लीकेशन लेकर करके आप भेज दीजिए। तो हम 13 तारीख को एप्लीकेशन लेके गए थे। क्या लग रहा है अब दोनों साथ में कहीं पर है? ये तो हमको पता नहीं है तो दोनों साथे कहीं होगा तब। क्या लगता है दोनों में प्रेम हो गया था क्या? प्रेम सखी था। हाँ, तो प्रेम में भी बदल तो सकता है। सखी में तो प्रेम है सर, सखी पैसा है वैसा तो। भी भेजती थी ये? वो बोला था कि 1500 रुपया ये वर्षा हमको दी है। सर 12 तारीख को लापता हुई है। ठीक है, वही करीब घर से निकली है 12, 12:30 बजे। ठीक है, घर से निकल के गई कि बोली 5 मिनट में आते हैं। वो कंप्यूटर क्लास का भी बात कर रही थी घर पे कि करेंगे। ठीक, लेकिन 3:31 में मम्मी के फोन पे 31 हो रही है, हमको उतना ठीक से टाइम याद नहीं है कि फोन आया था कि, लेकिन मम्मी मीटिंग में थी, सेविका है मेरी सास, वो मीटिंग में थी तो वो उठा के बोल नहीं पाई। लेकिन 12 तारीख से बच्ची गायब है। रात में मेरे जो हस्बैंड है वो आर्मी में है। ठीक है, और वो पोस्टेड है बेंगलोर में। तो वो थाना फोन किए तो थाना वाला बोले क्या कि 13 तारीख को आप एप्लीकेशन लिख कर दीजिए। तो एप्लीकेशन पापा गए मेरे ससुर, वहाँ पे जमा की एप्लीकेशन जमा करने के बाद बोले 24 घंटे के बाद हम आपको रिप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस आई थी, बयान लिए हर जगह से, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। आज 27 तारीख हो गया, अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं और चला। भी एक लड़की गायब है उसके साथ, उसके हाँ, बारे में बताइए। वर्षा कुमारी। कौन है वर्षा कुमारी? हम लोग को पता नहीं कब से फ्रेंडशिप है उसके साथ, लेकिन कभी घर आना जाना नहीं हुआ। 11 तारीख को हाँ? क्या बोले? वर्षा के साथ कैसे दोस्ती हुआ, क्या पता चला? ये सब हम लोग को नहीं पता है। अभी सब कोई बोलते नहीं, बहुत दिन से दोस्ती है। जो आस पास का आदमी सब है वही लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग को ठीक से पता नहीं। अगर कोई दोस्ती भी रहता, घर आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसकी था। शादी हुई है, उसके बारे में हाँ, बताइए। 6 तारीख को उसका हल्दी तेल में, हाँ 7 3 दिन उसके शादी में थी, 8 तारीख तक। हाँ। वर्षा के मम्मी पापा ही बुला कर लेकर गए थे, लेकिन घर से वो कभी कहीं नहीं जाती थी। जाती थी आस पास में ही, और कहीं नहीं। लेकिन अब शादी में जाने के बाद से ही उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगा था, लेकिन हम लोग से खुलकर नहीं बोलती थी। और वर्षा पैसा भेजती थी, क्योंकि जिस दिन वो जाती उस दिन ना वो मुस्कुरा रही थी फोन देखकर। तो हम बोले क्या हुआ, तो बोली क्या कि मेरे पास पैसा आ गया। हम बोले कौन पैसा दे रहा है आपको, आप बताइए। तब फिर बोली क्या कि वर्षा, उसी का नाम है, ये नहीं बताई। लेकिन पता करवाया जहाँ से पैसा निकाले तो बोले कि 1500 रुपया पैसा अपने भेजे। मर्जी से मतलब घर से निकल गई? क्या हाँ। शंका लग रहा है? अब क्या आप लोग को लग रहा है, कहाँ गई होगी? ये हम लोग को नहीं पता। जैसे कोई हिंट्स भी मिलता कि हाँ कहाँ गई है, क्या हुआ है, तो हम लोग उसको घर में नहीं रख लेते सर। अभी तक हम लोग इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन दिख रहा था, लेकिन जब भी वो टाइपिंग करना चाहती है हो गया स्टार्टिंग में ही 12-13 के बाद।
लग रहा था टाइपिंग करते करते कोई छीन लिया या क्या हुआ पता नहीं चला हम लोग को। पुलिस क्या कुछ की अभी तक में आप लोग के घर आई होगी? कई वही बार आप पुलिस को एप्लीकेशन दिए, उसके बाद पुलिस आई थी 2-3 बार, कॉल डिटेल्स भी निकाले, वो दिखाए हम लोग को, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कुछ चला। पता नहीं चला। नहीं, कुछ भी क्या नहीं मिला। चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं बस दोनों बच्ची सलामत घर आ जाए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभों को। बिहार के किशनगंज जिले के बेरिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इस गांव में प्रेम त्रिकोण के चलते 24 वर्षीय मुजम्मिल हुसैन की हत्या कर दी गई। खौफनाक वारदात के पीछे मृतक की भाभी अरसदी और उसके चचेरे भाई सोहेल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर साजिश के तहत मुजम्मिल की हत्या की और सबको ठिकाने लगा दिया। घटना 27 फरवरी की रात की है, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी अगले दिन 28 फरवरी को सुबह मिली। मुजम्मिल का शव 26 दिनों तक कब्र में दफन रहा। प्रशासन की मदद से शव को कब्र से निकाला गया और आज 28 मार्च शुक्रवार को भागलपुर में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। मामले का खुलासा करते हुए मृतक के चचेरे भाई मोमन आलम ने बताया कि मुजम्मिल की हत्या उसके चचेरे भाई सोहेल और भाभी असरदी ने मिलकर की। मोमन के अनुसार मुजम्मिल को अपने भाभी से प्रेम हो गया था, जिसकी जानकारी सोहेल को हो गई थी। इसी बात से नाराज सोहेल ने असरदी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में सोहेल के पिता इस्लामुद्दीन दर्जी का नाम भी संदेह के घेरे में आया है। जानकारी के मुताबिक
मुजम्मिल पहले अहमदाबाद में काम करता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो घर पर रहकर खेती कर रहा था। वहीं सोहेल अहमदाबाद में एक होटल चलाता और बीच बीच में अपने गांव आता जाता रहता था। हत्या के बाद सोहेल और सरदी घर से फरार हो गए, जबकि इस्लामुद्दीन दर्जी अभी गांव में मौजूद है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। वहीं इस घटना से गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरा भाई का हत्या करके फेंक दिया गया। अच्छा। मेरा चचेरा भाई है सोहेल, हाँ। और उसकी बीवी अरसदी, वो सब साजिश करके मारा है। उसका प्रेम प्रसंग था मेरा भाई के साथ अरसदी का। अच्छा। सोहेल की बीवी अरसदी जो उसका प्रेम प्रसंग था, उसके चलते उसको मारा है। अच्छा। कब मारा था? मारा था 27 फरवरी की रात को मारा था। अच्छा। 28 तारीख को हमको सुबह में सब मिला। फिर वो पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। सोहेल के पिता ने, इस्लामुद्दीन जिसका नाम है, उन्होंने पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। बोले कुछ नहीं होगा, बोले पोस्टमार्टम करने से, FIR करने से तुम्हारा भाई जिंदा नहीं हो जाएगा। ऐसा बोल के हमको डराया धमकाया और पोस्टमार्टम करने नहीं दिया, आगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। फिर बाद में वो लोगों ने खुद ने कबूल करा कि हम मारे हैं। 4 लाख रुपए देके बोले मारे, 10 लाख रुपए रखा जेब में बोले बचाने के लिए। इस्लामुद्दीन बोलता है उसका बाप। तो पुलिस को सूचना कब मिली? पुलिस को सूचना तो हम 4 तारीख को ही दिए थे। अच्छा। पर पुलिस ने कुछ प्रक्रिया किया नहीं। क्या कारण फिर था? SP पता नहीं हमको तो SP साहब को भी आवेदन दिए। फिर हम लोगों ने थाने में जाके FIR किया। फिर 26 दिन के बाद लाश को उखाड़े, फिर वहाँ से किशनगंज ले गए। तो 26 दिन के बाद जो लाश को कब्र से निकाले, वो पुलिस के मदद से निकाले? हाँ, पुलिस के मदद से निकाले। CO साहब थे। अच्छा। सबके मदद से, प्रशासन के मदद से निकाले। फिर वहाँ से किशनगंज लिया, वहाँ से किशनगंज से लाश को रेफर कर दिया यहाँ भागलपुर। फिर हम यहाँ लेके आए, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए हो गया पोस्टमार्टम? अभी नहीं हुआ है। कितना उम्र था लड़के का? 24 साल का था वो। 24 साल। क्या करता था? 1 साल से तो घर में रह के खेती करता था। आपके कौन है? भाई है छोटा। आपका क्या नाम है? नोमान आलम। भागलपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिदों के सामने, सड़कों पर और छतों पर नमाज अदा की। हर मस्जिद के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर विशेष सतर्कता बरती और मस्जिदों के सामने पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। कई जगहों पर सड़कों पर नमाज अदा की गई। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल और बजरा की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इन सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रोजेदारों ने अल्लाह को याद किया और अपनी इबादत पूरी की। नमाज के दौरान सभी ने अल्लाह की रहमत और बरकत की दुआ मांगी, साथ ही अपने गुनाहों की माफी की प्रार्थना की। और ये बहुत ही मुकद्दस दिन है, रमजान का आखिरी जुमा है। इसमें आप कहा जाए कि 7 दरवाजा भगवान का, अल्लाह का खुला रहता है। आप जो भी हाथ उठाकर मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये जुमा जो है वो अलविदे का दिन है और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, जितने भी यहाँ भागलपुर के किसी कमेटी से भी बिलोंग करते हों, सबको रमज़ान का मुबारकबाद। और आज अलविदा की नमाज ये तातारपुर जामा मस्जिद में अदा की जा रही है। और आप जानते हैं कि पूरे साल में एक दफ़ा जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है साल में एक बार, उसी तरह से जब रमज़ान शुरू होता है और रमज़ान शुरू के बाद जो अंतिम जुमा होती है उसमें अलविदा की नमाज अदा की जाती है। तो इस अलविदा के मौके पर आज देखें काफ़ी लोग शांति सद्भाव के माहौल में नमाज इस तातारपुर चौक पे जामा मस्जिद में अदा कर रहे हैं और बहुत ही खुशियां हैं। ये ईद की खुशियां जो आ रही है, जो आप जानते हैं कि ईद की नमाज जब चांद रात को चांद नज़र आएगी तो फिर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन आज जितने भी रोज़ेदार हैं उन्होंने अलविदा की नमाज अदा की है। भागलपुर के SSP हृदयकांत ने ईसीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घंटों लंबित कांडों की समीक्षा की और अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SSP ने मीडिया को बताया कि लंबित मामलों की जांच तेज करने और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है। निरीक्षण के दौरान थाने के जर्जर भवन की स्थिति देखी गई और उसे दुरुस्त करने के साथ साथ साफ सफाई पर जोर देने के लिए थानाध्यक्ष चंदन कुमार को निर्देश
भेज दिए गए। एसएसपी ने बताया कि बाखरपुर को जल्द अपना थाना मिलेगा, वहीं ईसीपुर और पीरपैंती में पुलिस भवन और जवानों के लिए आवास का निर्माण होगा। मौके पर डीएसपी 2 डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, थानाध्यक्ष चंदन कुमार, एसआई ब्रजेश सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। थाना का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे थाना के भवन की आवश्यकता की समीक्षा, थाना में जो भी अभिलेख वगैरह संधारित होते हैं उनका अवलोकन किया गया। जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थाना में जो लंबित कांड है उनमें महत्वपूर्ण लंबित कांडों की समीक्षा की गई है। जो अनुसंधान बचा हुआ उसमें और तेजी से लाके अनुसंधान समाप्त करते हुए आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आसन्न जो पर्व त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, उसका रामनवमी का भी त्यौहार है, उसके लिए भी तैयारियों की समीक्षा की गई है और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक चारी दियारा का क्षेत्र कुछ मनिहारी क्षेत्र में पड़ता है, फसल पक गया और मनिहारी क्षेत्र के अपराधियों का हमेशा इसके लिए कई थाना पे अतिरिक्त बल दिया गया है और अभी यहाँ पे एसडीपीओ साहब भी थे, सीआई भी थे, उनको निर्देशित किया गया है कि बल की उपस्थिति में ही बात कर ले वहाँ के लोगों से। पर्याप्त संख्या में बल और पदाधिकारी रहेंगे, उसके बाद ही फसल की कटाई की जाएगी। यहाँ पर सड़क दुर्घटना काफी बढ़ गई है सर इस क्षेत्र में। ये सड़क दुर्घटना के लिए जागरूकता की भी आवश्यकता है और दुर्घटना जब हो जाती है तो उसके बाद फिर तत्काल कैसे राहत पहुंचाया जाए घायल व्यक्ति को, उनके लिए भी आवश्यकता। अभी भी मुझे पता चला कि एक जगह घटनास्थल पे हम जा रहे हैं इसके बाद में, तो उसके लिए यात्रियों को भी अपने स्तर से सुरक्षा गियर जैसे कि हेलमेट वगैरह हो गया, सीट बेल्ट हो गया, वो सब लगाना चाहिए। आवश्यक साइनेज वगैरह भी है, उसको भी लगाया जाएगा। जो भी सड़क दुर्घटना होते हैं वहाँ पर विस्तृत जांच की जाती है, उसका अनुसंधान होता है कि दुर्घटना का क्या कारण था, ड्राइवर की गलती से हुई है या इंजीनियरिंग फॉल्ट रहा या और कुछ गलती है, उसके बाद उसका निराकरण किया जाता है। सर यहाँ पर अधिकारियों आवास की नहीं है सर। हाँ, वो भी हमने देखा, यहाँ बैरक की भी कमी है और पदाधिकारियों के आवासन की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए प्रस्ताव बना के मुख्यालय भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। सर बाखरपुर थाना का अपना भवन नहीं है, तो सरकार भवन में पुलिस रह रही है, चिन्हित जो है जमीन किया गया है, तो वहाँ पे भी प्रस्ताव बनेगा। प्रस्ताव होकर जब बजट सैंक्शन हो जाएगा तो निर्माण कार्य होगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि इसी महीने वहाँ पे बरारी थाना में हमने भवन में ये किया, फिर बबरगंज का भी निर्माणाधीन है, औद्योगिक थाना का निर्माणाधीन है, तो कई थाने पे चल रहा है। आवासन के लिए भी लगभग 20 थानों पे महिला बैरक के निर्माण किया जा रहा है, तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। बाकी जहाँ पे भवन नहीं है, जहाँ अपनी जमीन है और भवन की आवश्यकता है, वहाँ पे निर्माण करें। सर एक सवाल जो है पुलिस पर हमले को लेकर, जो कल यहाँ पर इफातपुर बासा में घटना घटी थी, खास करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बयान दिया गया पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर जो है लोगों को, पुलिस को भी सचेत किया गया था। इस तरह की घटनाएं जो जमीन विवाद को लेकर हो रही है, तो इसमें क्या अपील करेंगे लोगों से? कि लोगों से यही अपील होगी कि यदि पुलिस पे आप हमला करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे होली के समय में अंतिचक थाना में हुई थी एक घटना, वहाँ पे भी त्वरित कार्रवाई की गई, 24 लोगों पे नामजद FIR किया गया था। कल वाली घटना में भी अरेस्टिंग हुई है। तो जितने भी पुलिस पे हमला वाले घटना थे भागलपुर जिले में, सुल्तानगंज थाना का हो या अन्य किसी थाने का हो, सब जगह पे कार्रवाई तेज की गई है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी हुई है। रमजान के मौके पर भागलपुर के शाह मार्केट स्थित खानकाए पीर दमड़िया शाह मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग काफी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा, यह महीना अमन, चैन और दुआओं का होता है। इस मस्जिद में हर धर्म के लोग हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं। इससे शहरवासियों को यह मैसेज जाता है कि भागलपुर अमन चैन का शहर है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सभी लोग यहाँ भाई है। खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। रोज़ा इफ्तार के बारे में आता है कि जो किसी को इफ्तार कराता है तो ऊपर वाला खुदा उसे भी रोज़ा रखने के बराबर सवाब देता है। और ये एक बेहतरीन मौका होता है जब सामाजिक जितने लोग होते हैं उनको मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ जोड़ने का मौका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कार्यक्रम में जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में थे, वही हिंदू भाई भी थे और हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी थे। उन सबको दावत दी गई थी और उन्होंने खुशी खुशी इस दावत को कबूल किया। इससे लगता है कि वाकई हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो एक माहौल है अपनेपन का, वो अपने आप में अनूठा है।
जिसका जीता जागता सबूत आज के इफ्तार पर हम सब ने दस्तरखान के मौके पर देखा।